नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है। कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जयपुर एयरपोर्ट पर तस्करी का सोना पकड़ा गया है। 1 किलो सोने की ईंट पकड़ी गई। स्पाइस जेट की फ्लाइट से दुबई से जयपुर लाया जा रहा था सोना। सीट के नीचे छुपाकर की जा रही थी तस्करी। सीट पर यात्रा करने वाले को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में आरोपी यात्री ने तस्करी की बात भी कबूल कर ली है। दुबई जयपुर टिकट के साथ 10,000 का दिया था लालच। कस्टम अधिकारी आरोपी यात्री से पूछताछ कर रहे हैं। आरोपी यात्री के सामान और पासपोर्ट की भी जांच लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या कुछ जानकारी है इस बारे में? बिल्कुल, देखिए ये एक बहुत अजीबोगरीब सोने की तस्करी है, क्योंकि जिस तरीके से जो आरोपी यात्री सोना लेकर फ्लाइट की सीट के नीचे रख के आया था, फ्लाइट खड़ी हुई थी, यानी निश्चित तौर पर इसमें ये कह सकते हैं स्पाइस जेट फ्लाइट का कोई कर्मचारी या एयरपोर्ट अथॉरिटी से कोई कर्मचारी इस पूरे मामले में शामिल हो सकता है, क्योंकि फ्लाइट के अंदर से जब यात्री बाहर आ गया था तो फ्लाइट की सीट के अंदर से ये बिस्कुट को जब्त किया है। कस्टम विभाग को इस सोने की जो जानकारी है वो एयर इंटेलिजेंस के जरिए मिली थी, और जब यात्री बाहर आ गया था फ्लाइट से उतर करके, तो कस्टम विभाग के अधिकारियों ने वहां सारे यात्रियों को हॉल में रोका। रोकने के बाद कस्टम की एक टीम फ्लाइट के अंदर गई, वहां से फ्लाइट की सीट के अंदर से सोने को निकाला है। निश्चित तौर पर इसमें एक प्रोफेशनल जो सोने तस्कर गिरोह है उसकी मिलने की आशंका है। तो ये जो यात्री है अब ये कह रहा है कि इसको 10,000 रुपए का लालच और साथ में फ्री दुबई से जयपुर का टिकट जो है इस सोने को लाने के लिए दिया गया था जी। तो लाने वाले व्यक्ति कौन थे, कहाँ इसको भेजना था, इस बारे में कस्टम विभाग के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। 52 लाख रुपए से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत बताई जा रही है। साथ ही जो यात्री है इसने और इससे पहले कितनी पासपोर्ट के जरिए विदेश यात्राएं की हैं, इस बारे में भी रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। इसके पूरे सामान की तलाशी ले ली गई है। कई संदिग्ध चीजें मिली हैं जिनकी अभी भी कस्टम विभाग के अधिकारी छानबीन कर रहे हैं। जी देखिए, जो जिस तस्कर ने ये सोना लेकर आया जो फ्लाइट में, उस पर अब क्या कार्रवाई की जा सकती है आगे? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो ये लाया, चूंकि 52 लाख का है, 20 लाख से ऊपर का जब सोना पकड़ा जाता है तो कस्टम विभाग के अधिकारी उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, जो कस्टम एक्ट 1962 है उसके तहत, और उसी के तहत इसको गिरफ्तार भी कर लिया है। अब चूंकि ये किन लोगों को सप्लाई कर रहा था, कहाँ से ये लेकर आया, कहाँ पर ले जाना था, और ये जो व्यक्ति खरीदने वाले हैं, इसके बारे में भी कस्टम विभाग के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। तो पूरा एक गिरोह जो है उसके खिलाफ जो कस्टम अधिनियम उसके तहत कार्रवाई हो सकती है, और अभी भी कार्रवाई जारी। जी, जैसा कि आपने कहा कि ये जो व्यक्ति है जो लेकर आ रहा था सोना, इसको लालच दिया गया था ये सोना लाए जाने के लिए, तो क्या जिस व्यक्ति ने उसे भेजा था या जिसके लिए वो काम कर रहा था, उसकी अभी तक कोई पहचान हो पाई है या उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने आई है? बिल्कुल, देखिए अभी जैसे कस्टम विभाग के अधिकारियों ने इसको गिरफ्तार किया है तो इसको अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत में पेश करने के बाद इसने जो प्रारंभिक पूछताछ में जो साक्ष्य जुटाए, वहां पर दूसरी टीम भेज करके और इसकी इंक्वायरी शुरू की जाएगी कि जो यात्री, क्योंकि अभी इसमें जो एयरपोर्ट अथॉरिटी जब फ्लाइट के अंदर से सोना बाहर पहुंचाने में निश्चित तौर पर जो एयरपोर्ट अथॉरिटी या फ्लाइट के कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं। तो इस पूरे मामले की छानबीन एयरपोर्ट अथॉरिटी और जो विमानन कंपनी है वो और कस्टम तीनों मिलकर कर रहे हैं। तो अब ये जो लोग हैं इन पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। पहले भी इस तरह के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है, जब जयपुर एयरपोर्ट के कई कर्मचारी जो है इस तरीके से सोने की तस्करी में शामिल पाए गए थे, जो फ्लाइट के अंदर से सोना ले जाकर के बाहर यात्रियों को देते थे। तो बाहर कौन सोने को लेने वाला था, इस बारे में अभी भी गोपनीयता रखी जा रही है, क्योंकि जब तक कार्रवाई पूरी नहीं होगी तब तक निश्चित तौर पर कस्टम विभाग के अधिकारी इसको गहनता से छानबीन नहीं करें। चलिए, शुक्रिया राकेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई, जहां कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जयपुर एयरपोर्ट पर तस्करी का सोना पकड़ा गया है। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के दौरान मुफ्त की योजनाओं पर रोक लगाने की बात कही है। इसके लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द इस दिशा में कोई रास्ता निकाला जाए। इस मामले में अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। वोटर्स को लुभाने के लिए मुफ्त की योजनाओं की घोषणाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 मार्च को आपत्ति जताई थी, जिस पर याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली थी।
लेकिन 26 अगस्त को कोर्ट ने इसी तरह के एक दूसरे पेंडिंग मामले में सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग को राज्य और राष्ट्रीय पार्टियों को ऐसे वादे करने से रोकना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई अगले हफ्ते के लिए तय कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के दौरान मुफ्त की योजनाओं पर रोक लगाने की बात कही है। केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द इस दिशा में कोई रास्ता निकाला जाए। इस मामले में अब अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। बता दें कि वोटर्स को लुभाने के लिए मुफ्त की योजनाओं की घोषणा पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 मार्च को आपत्ति जताई थी। वहीं अब खबर जयपुर से सामने आई है, जहां एक सैन्यकर्मी हसीनाओं के जाल में फंस गया और ऐसे फंसा कि उन्हें भारतीय सेना से संबंधित गोपनीय जानकारी देने लगा। पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसी ISI के लिए जासूसी कर रहे एक सैन्यकर्मी को जयपुर में इंटेलिजेंस पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्त में आया आरोपी शांति मोए राणा है। वो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और मार्च 2018 में भारतीय सेना में वो भर्ती हुआ था। पिछले कुछ महीनों से शांति मोए राणा सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान की 2 महिला एजेंटों के साथ संपर्क में था। दोनों महिलाओं ने पहले खुद को मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस और नर्सिंग सर्विस में बताकर दोस्ती की। इस तरह दोनों ने सैन्यकर्मी शांति मोए को हनी ट्रैप में फंसा लिया। उससे रुपयों के लालच और प्रेम जाल में फंसाने के बाद भारतीय सेना से संबंधित गोपनीय दस्तावेजों के फोटोग्राफ और युद्ध अभ्यास के वीडियो मंगवाने लगी। डीजी इंटेलिजेंस उमेश मिश्रा ने बताया कि ऑपरेशन सरहद के नाम से चलाए गए अभियान के तहत जासूसी गतिविधियों पर नजर रखी जाती है, जिसमें सैन्यकर्मी शांति मोए राणा ने भी पाकिस्तानी महिला एजेंटों के संपर्क में होने की जानकारी मिली है। इस पर शांति मोए को 25 जुलाई को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। एसीबी हनुमानगढ़ की टीम ने घूसखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जिला कलेक्ट्रेट के सहायता विभाग के कनिष्ठ सहायक और उसके दलाल को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कनिष्ठ सहायक सुभाष स्वामी ने परिवादी से मौत पर मिलने वाले मुआवजे में 5% हिस्सा मांगा था। तो परिवादी है, इसने कंप्लेंट की कि साहब मेरे फादर की डेथ हुई थी और उसके 50 लाख रुपए का जो क्लेम लेने के लिए मेरे से 5% की राशि मांग रही है। जिस पर हमने इसका वेरिफिकेशन कराया तो सुभाष स्वामी कनिष्ठ सहायक है, सहायता शाखा कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ में। तो उससे वेरिफिकेशन हो गया और उसकी डिमांड क्लियर आ गई कि भाई 2 लाख रुपए में वो माना। पहले 2.5 लाख रुपए मांग रहे थे, फिर 2 लाख रुपए में माना। वेरिफिकेशन करवाने के बाद आज हमने ट्रैप की कार्रवाई की। तो वहाँ परिवादी जब पैसे लेके गया तो उसने कहा कि ये पैसे आप वहाँ लाल चौक में मेरा साथी है जिसकी गाड़ी नंबर पंजाब नंबर 9091 है, उसको आप दे दो। तो इसने वहाँ पर ये पैसे दिए और उसी समय उसको रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। रुक करते हैं अगली खबर का। कोटा अपना घर आश्रम में दूषित पानी से बीमार हुए 15 लोगों का मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज जारी है। एक मरीज की हालत गंभीर होने पर उसे ICU में रखा गया है। वहीं समाज कल्याण विभाग के अधिकारी चिकित्सा विभाग की टीम के साथ अपना घर आश्रम पहुंचे और लोगों का स्वास्थ्य का प्रशिक्षण कराया। बता दें कि बीते दिनों अपना घर आश्रम में फूड पॉइजनिंग की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई थी। विज्ञान नगर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। कोटा से ये खबर बता रहे हैं आपको, जहां अपना घर आश्रम में दूषित पानी से बीमार हुए 15 लोगों का मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अभी भी इलाज जारी है। एक मरीज की हालत गंभीर होने पर उसे ICU में रखा गया है। वहीं समाज कल्याण विभाग के अधिकारी चिकित्सा विभाग की टीम के साथ अपना घर आश्रम पहुंच चुके हैं और लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण कराया गया। और अब बात करेंगे चुरू की, जहां चोरी का एक CCTV फुटेज सामने आया है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे चोर आराम से मकान के मेन दरवाजे पर चढ़ता है और चोरी की वारदात को अंजाम देता है। घटना सुजानगढ़ के वार्ड नंबर 2 में स्थित रेलवे फाटक नंबर 1 के पास की है।
धर्मचंद कन्हैया लाल सांखला नामक युवक के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी में जिस तरह आराम से चोर घूमता हुआ नजर आ रहा है, उसने पुलिस पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। चोर सिर्फ 7 मिनट में ही चोरी को अंजाम देकर घर से निकल गया। सूचना मिलने पर पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल सत्यवीर सिंह और पन्नालाल जाखड़ ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। फिर हमारा ये स्टेशन बास वार्ड नंबर 2 में घर है। रोज की तरह हम तो रात को सो गए थे। सुबह उठे तो दादाजी की जेब में से रुपए नहीं थे। फिर पता करने पे पता चला कि ताऊ जी की जेब में से भी रुपए चोरी है। फिर आस पास में पूछा और यहाँ पे लगे सीसीटीवी कैमरे में देखा तो मालूम चला कि एक लड़का है लगभग 18-20 साल का, वो दीवार चढ़ के घर में घुसता हुआ नजर आया। डूंगरपुर नगर परिषद बेरोजगार युवाओं का भविष्य सुधारने में लगी है। यहाँ नगर परिषद पिछले 4 साल से लाइब्रेरी का संचालन कर रही है। इस लाइब्रेरी में 6000 बुक्स उपलब्ध हैं, जिसके जरिए अपना ज्ञान बढ़ाने के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी स्टूडेंट करते हैं। राज्य सरकार की रीट कांस्टेबल, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड सहित कई भर्तियों के साथ बैंक, रेलवे भर्तियों की तैयारी के लिए युवा इस लाइब्रेरी में आते हैं और शांत वातावरण में बैठकर अपनी तैयारी करते हैं। इसके अलावा यहाँ सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। लाइब्रेरी सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक चलती है। काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। लगभग अपने को यहाँ पे जो भी चाहिए वो बुक्स यहाँ पे अवेलेबल है और इसका सर टाइमिंग भी बहुत अच्छा है। इवन प्राइवेट लाइब्रेरी से भी यहाँ पे आपको टाइमिंग अच्छा मिल जाएगा। सुबह 6 बजे खुल जाती है और रात को 10 बजे तक चलती है सर। इसमें कोई फ़ायदा है, इनका टाइमिंग बहुत अच्छा है, सुबह 6 से लेकर 10 बजे तक और निःशुल्क है, जिसके कारण यहाँ पर जो बच्चे प्राइवेट लाइब्रेरी नहीं ज्वाइन कर पाते वो भी गवर्नमेंट लाइब्रेरी में आके पढ़ चुकते हैं। क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक है या चुनाव के बाद में पार्टी में शामिल होने वाला समूह सियासी चाहत में प्रदेश नेतृत्व पर दबाव बना रहा है? दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गहलोत सरकार में राज्य मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने असंतोष दिखाते हुए एक तरह से प्रदेश नेतृत्व को चेतावनी दे डाली है। क्या है इसके पीछे की वजह और क्या है इसके मायने, देखिए इस रिपोर्ट में। लगभग सभी को ये लग रहा है कि पहले जो इनको जो उम्मीद थी, जो कमिटमेंट में थे, वो जिस किसी कारण से पूरे नहीं हो पाए तो उसके बाद में अविश्वास और बढ़ गया। कांग्रेस में प्रेशर पॉलिटिक्स। पिछली बार सबको टिकट भी हुए थे, 3 मंत्री बने थे, 3 संसदीय सचिव बने थे, वही बातें दिमाग में आपकी बार भी थी, लेकिन अब वो सारी चीजें नहीं हो पाई। ये है बीएसपी से कांग्रेस में आए राजेंद्र गुड़ा, जिन्हें भले ही गहलोत सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा मिला, लेकिन गुड़ा समेत बीएसपी से आए 6 विधायकों की नाराजगी किसी न किसी रूप में कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ दिखती रही है। राजेंद्र गुड़ा के साथ ही वाजिब अली और संदीप यादव पहले भी असंतोष दिखा चुके हैं, लेकिन इस बार गुड्ढा ने संकेतों में ही सही लेकिन कमिटमेंट पूरा न होने पर अलग राह पकड़ने की धमकी दे डाली है। कांग्रेस की टिकट को लेकर भी अब कॉन्फिडेंस साथी विधायकों का कम हो रहा है। उसमें इन्होंने ये कहा था कि हम दिल्ली में आपकी बातचीत करा देंगे बड़े नेताओं से, हमारे ऑल इंडिया के अध्यक्ष सोनिया जी से, राहुल जी से। अभी तक वो बात भी नहीं हुई। नहीं होगा तो फिर उसके बाद में तो सोचना पड़ेगा। आपको बताते हैं कि आखिर क्यों नाराज है कांग्रेस का जी6। आरोप है कि गहलोत सरकार ने उनसे किया कमिटमेंट पूरा नहीं किया, तो सोनिया राहुल से मुलाकात कराने का वादा पूरा नहीं हुआ। मंत्रियों का व्यवहार भी नाराजगी का कारण हो सकता है। हालांकि प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो सकता है, क्योंकि पिछली बार 3 बने थे मंत्री और 3 संसदीय सचिव। इस बार अब तक नहीं मिला कोई पद, वहीं इस बार टिकट भी नहीं मिलने की है आशंका। ये तो है कांग्रेस का अंदरूनी संकट, लेकिन इस बार बीजेपी भी कमेंट करने में पीछे नहीं रही। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी इस बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा है।
कांग्रेस पार्टी का इतिहास है कि 55 वर्षों में उसने केवल उनके साथ नहीं, देश की जनता के साथ भी कोई कमिटमेंट किया वो पूरा नहीं किया। इसलिए उनको पता नहीं क्या खुशबू आ रही थी उन लोगों में, क्योंकि न तो विचार के नाते उनके बयान अक्सर मैं सुनता हूँ, न व्यवहार के नाते कांग्रेस पार्टी राजनीतिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर किसी वर्ग का और व्यक्ति का भला नहीं कर सकती। दरअसल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने 6 सीट जीती थी। बाद में ये सभी विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए। हालांकि इनके विलय का मुद्दा अभी भी कोर्ट में चल रहा है, लेकिन ये सभी विधायक गहलोत सरकार के लिए संकट मोचक की भूमिका में रहे हैं। अब जब विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो एक एक कर इनकी नाराजगी भी सामने आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। अब आपको एक बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। भरतपुर में शराब माफिया ने संत पर हमला किया। माफिया ने लाठी डंडों से हमला किया है। गंभीर हालत में संत का आरबीएम अस्पताल में इलाज जारी है। शराब की अवैध बिक्री का संत विरोध कर रहे थे। कार्रवाई नहीं होने पर संत ने दी थी आत्मदाह की चेतावनी। हलेना थाना क्षेत्र के गांव धरसोनी गांव का ये मामला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भरतपुर से, जहां शराब माफिया ने संत पर हमला कर दिया। शराब माफिया ने लाठी डंडों से संत पर हमला किया है। इस हमले से गंभीर हालत में संत को आरबीएम अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक पुरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ मामला है ये? देखिए ऋषिका, भरतपुर पुलिस पर अब लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि शराब माफियाओं ने एक संत हैं उन पर हमला किया है, जिससे वो गंभीर हालत में उनका जो पैर है वो टूट गया है और आरबीएम अस्पताल में उनका इलाज जारी है। उनका कहना है कि गांव है हलेना थाना क्षेत्र का धरसोनी, वहां पर लंबे स्तर पर अवैध शराब की बिक्री की जाती थी और वहीं पर उनका पास में ही मंदिर था। तो वो मंदिर के महंत थे और वो लगातार जो शराब बिक रही थी उसका विरोध कर रहे थे और उससे बौखलाए अवैध शराब माफियाओं ने उन पर हमला कर दिया। जब वो सत्संग सुनने के लिए बाइक पर सवार होकर के जा रहे थे, उसी दौरान रास्ते में उनको घेर लिया और उन पर जो है हमला कर दिया। उन्होंने 2-3 शराब माफिया हैं उन पर आरोप लगाए हैं। ब्रज कसूर और दामोड़ा पहलवान है कोई, उन पर आरोप लगाए हैं और कहा है कि अगर पुलिस ने इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। उन्होंने चेतावनी दी है और उन्होंने पुलिस पर एक और सवाल खड़े किए कि जब पुलिस उनके बयान लेने के लिए आई थी तो वह अपनी मनमर्जी के बयान ले रही थी, ना कि बाबा के बयानों को दर्ज कर रही थी। इसलिए बाबा ने बयान देने से भी मना कर दिया। बाबा ने कहा कि जो पुलिसकर्मी बयान लेने के लिए आया था वह माफियाओं से मिला हुआ है, इसलिए उन्होंने बयान देने से मना कर दिया। फिलहाल बाबा का गंभीर हालत में आरबीएम अस्पताल में इलाज जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं से पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर पा रही है, क्यों आखिर संतों की जो इस तरह की हालत हो रही है उसमें पुलिस जिम्मेदार बनी हुई है। इसको लेकर के लगातार चर्चा बनी हुई कि पुलिस ऐसे मामलों में कब कार्रवाई करेगी। जी बिल्कुल, देखिए दीपक, संत के साथ ये जो मामला अभी सामने आया है, अभी इसके पहले भी हम देख चुके हैं, संत विजय दास ने अपने आप को आत्मदाह का उन्होंने प्रयास किया था। उसके बाद अभी दूसरा मामला है जहां संत की बेरहमी से पिटाई की गई है। सवाल ये है कि क्योंकि जो संत हैं उन्होंने बताया भी है, पुलिस को इस बारे में जानकारी भी दी है कि किन लोगों ने उन पर हमला किया, उन पर आरोप भी लगाया है, तो अभी तक इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? देखिए, जो शराब माफिया हैं वो एक मंत्री के बहुत करीबी बताए जाते हैं और वो लगातार एक ही गांव में नहीं, आसपास के 2-3 गांव है वहां पर लंबे स्तर पर अवैध शराब की बिक्री करते हैं और उसको लेकर के पुलिस कहीं ना कहीं है कार्रवाई करने में जो है आनाकानी करती है, क्योंकि बड़े रसूखदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई पुलिस नहीं कर पाती है और ऐसे में वो लोग जो है जो इस चीज का विरोध करते हैं उन पर हमला कर देते हैं। और ऐसा ही ये मामला देखने को मिला, जब बाबा ने इस अवैध शराब की बिक्री का विरोध किया तो बाबा पर हमला कर दिया। अब बाबा का कहना है कि मैं जो है मेरा इलाज अस्पताल में चल रहा है, लेकिन उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है तो इस चीज के लिए पुलिस जिम्मेदार होगी और मैं आत्मदाह कर लूंगा। अब देखना ये होगा कि पुलिस कितनी जल्दी कार्रवाई करती है और उन लोगों को कब तक गिरफ्तार करती है। हालांकि ऐसे मामलों में पुलिस जो है जांच का हवाला देती है कि जांच की जाएगी, लेकिन जांच क्या है,
क्योंकि संत पर सीधे हमला किया है और उसका आरबीएम अस्पताल में इलाज है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस जो है लीपापोती करके और जांच का हवाला देती है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी। आखिर जांच पर जांच, लेकिन कोई भी जो शराब माफिया हो या हमलावर हो, उन पर कभी भी पुलिस की तरफ से कोई आंच नहीं आती है, क्योंकि पुलिस इस पूरे मामले को जो है जांच में लपेट देती है कि जांच की जा रही है। जी चलिए, शुक्रिया दीपक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी बीजेपी की नजर इस बार ओबीसी वोट बैंक पर है। यही कारण है कि पार्टी के ओबीसी मोर्चे ने इस वर्ग की हर जाति तक अपनी पहुंच बनाने की नई कार्य योजना बनाने का ऐलान किया है। 2023 का विधानसभा चुनाव, बीजेपी का ओबीसी दाव, 3 महीने का प्लान तैयार, मिशन ओबीसी से होगा बेड़ा पार, मिलेगा ओबीसी का आशीर्वाद, मिलेगा सत्ता सुख का प्रसाद। 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश के दोनों प्रमुख दल कांग्रेस और बीजेपी पुरजोर तरीके से तैयारियों में जुटे हुए हैं। जहां कांग्रेस दोबारा सत्ता पाने के लिए एड़ी चोटी जोर लगा रही है, वहीं बीजेपी भी 5 साल बाद फिर से प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के लिए मंसूबों के साथ रोज रोज नई योजना पर काम कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी ने अब ओबीसी को लुभाने के लिए नए सिरे से कार्य योजना बनाने का ऐलान किया, जिसके तहत अगले 3 महीनों तक पार्टी ओबीसी वर्ग की हर जाति के दर पर दस्तक देगी और ओबीसी के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता दिखाकर उसका आशीर्वाद हासिल करेगी। सुनिए, सतीश पुनिया बता रहे हैं कि केंद्र में कितनी फीसदी मंत्री ओबीसी है और केंद्र कैसे इस वर्ग के कल्याण के लिए कटिबद्ध है। पिछड़ा वर्ग एक बड़ा समुदाय है। हमारा सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 61% लोग जो उनके मंत्रिमंडल में हैं वो ओबीसी, एससी और एसटी समुदाय से आते हैं। यानी अब लोकतंत्र में हर वर्ग की और खास तौर पर उस पिछड़े वर्ग की भूमिका बढ़ी है। अन्य पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा देना ये मोदी जी की इस वर्ग के प्रति प्रतिबद्धता है। राज्य में ओबीसी की आबादी 53% है। जाहिर है इस वर्ग ने अगर एक साथ किसी पार्टी को सपोर्ट किया तो सत्ता की चाबी उस पार्टी के हाथ पहुंचते देर नहीं लगेगी। बीजेपी इसलिए हर कदम पर संभल कर चल रही है। जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का कैंडिडेट बनाना इसी रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। किस प्रकार शक्ति केंद्र तक ओबीसी मोर्चा पहुंचकर जो संगठन की हमसे अपेक्षा है उसको हम सफल करने में किस प्रकार आगे बढ़ सके, इसकी हम चर्चा करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस कार्य समिति में हमने 2 इवेंट भी आयोजित किए हैं। तो समझिए कि मंत्रिमंडल में 61% लोग ओबीसी, एससी और एसटी समाज के जो वहां पर मंत्री के रूप में विराजे। ये सौभाग्य राजस्थान को भी मिला। लेकिन मित्रों, मैं ये मानता हूं कि एक बड़ा बजट ओबीसी के उत्थान के लिए, ओबीसी की जो जातियां मुख्य धारा में आए, उसके लिए पार्टी पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है। हालांकि एक कड़वी सच्चाई है कि इस वर्ग में इतनी राजनीतिक प्रतिद्वंदता है कि इन्हें एकजुट रखना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे में खुद ओबीसी वर्ग से आने वाले सतीश पुनिया अगले चुनाव में इस वर्ग को एकजुट कर बीजेपी को बड़ी जीत दिलाने के मंसूबे पाल रहे हैं। ओबीसी की अधिकांश जातियां खेती किसानी करती है। भले ही केंद्र सरकार ने कृषि कानून रद्द कर दिए हों और उसका कोई नुकसान भी उसे नहीं उठाना पड़ा हो, मगर बीजेपी जानती है कि इसको लेकर कहीं न कहीं ओबीसी की जातियों में गुस्सा बरकरार है। इसी गुस्से को शांत करने के लिए बीजेपी अब नए सिरे से रणनीति बना रही है और किसान कौमों को अपने साथ लेकर 2023 में अपनी जीत को बड़ा बनाने की कोशिशों में जुटी है। देखना है बीजेपी की कवायद किसान समुदाय में कितनी असरदार साबित होती है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की आहट के बीच कैंपस में हलचल तेज हो गई है, तो यूनिवर्सिटी प्रशासन भी आगे होने वाले चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं कैंपस में धरना प्रदर्शन में आई तेजी से कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को छात्र संघ चुनाव का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन कैंपस में चुनावों की तारीखों का ऐलान होने से पहले ही अचानक धरने प्रदर्शनों की बाढ़ सी आ गई है। हाल ये है कि लगातार जो मुद्दे सालों से लंबित थे, जिन पर कोई बात नहीं कर रहा था, उन मसलों पर भी धरने और प्रदर्शन होने लगे हैं। जब जब छात्रों की डिमांड हुई है, एनएसयूआई सड़कों पर उतरी है और मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार में जो जननायक मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी संवेदनशील माने जाते हैं। छात्रों की डिमांड पर उन्होंने छात्र संघ चुनाव की अभी हाल ही में घोषणा की है, तो मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं कि जरूर हमारी बात सुनेंगे और हमारी बात पर गौर किया जाएगा। प्रशासन और जेडीए प्रशासन में जो बैठे अधिकारी है उनकी गलती है, लेकिन वो दोबारा कमेटी बैठाएंगे। हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय अभिषेक जी चौधरी साहब, उन्होंने भी ये पूरी जानकारी लेके सरकार से भी बात की है और जेडीए प्रशासन से भी बात की है। लगातार बड़ी संख्या में प्रदर्शनों से जयपुर की पुलिस से लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव का कामकाज देखने वाले DSW दफ्तर में भी इन दिनों हलचल तेज हो गई है। बतौर वोटर, बतौर प्रतिद्वंद्वी, बतौर कैंडिडेट, तो हम उनके साथ भी व्यक्तिगत मिलकर के उनसे बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से इस साल एक बहुत बेहतर चुनाव ऐसा कराएं हम सब कि वो न सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश में भी एक तरह का मॉडल बन सके। बहरहाल कोरोना के कारण 2 साल से रुके छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्रों में उत्साह है। कैंपस में बड़ी हलचल इसलिए भी अहम है क्योंकि अगले साल प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी है। तारीखों का ऐलान होने से ठीक पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैंपस में इन दिनों छात्र संगठनों की हलचल बढ़ सी गई है और लगातार छात्र संगठन अलग अलग मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। न केवल ऐसी मांगे जो पूरी होने लायक है, न केवल ऐसी मांगे जो पूरी होने के लायक भी नहीं है। इस तरह की मांगों को लेकर के भी छात्र संगठन छात्रों की बात को लेकर के आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें छात्र संघ चुनाव की जो पहली सीढ़ी है, जिसे कहा जाता है राजनीति की पहली सीढ़ी, उसे चढ़ना है और उसकी शुरुआत के लिए छात्र संगठन के जो प्रतिनिधि हैं वो लगातार बेताब हैं और वो कोशिश कर रहे हैं अपनी एक मार्केटिंग करने की, ताकि वो छात्र संघ चुनाव में एक प्रतिनिधि के तौर पर चुनाव लड़ सकें। लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। एक और जहां जेडीए करोड़ों खर्च कर पिंक सिटी की खूबसूरती निखारने में जुटा है, लेकिन रखरखाव के अभाव में ये सुविधाएं बदहाल हैं। यहां फुट ब्रिज का एस्केलेटर महीनों से खराब पड़ा है, लेकिन कोई भी सुध नहीं ले रहा। राजधानी जयपुर में सुविधाओं का विस्तार करना और शहर को सुंदर बनाने की एक बड़ी जिम्मेदारी जेडीए के कंधों पर है। कई जगहों पर सुविधाओं का विस्तार भी हो रहा है, लेकिन सवाल तब खड़े होते हैं जब करोड़ों खर्च कर किसी चीज का निर्माण करवाया जाता है और उसका फायदा राजधानी वासियों को नहीं मिल पाता है। मैं इस समय जयपुर के नारायण सिंह सर्किल बस स्टॉप पर मौजूद हूँ, जहाँ पर कि दिल्ली और आगरा के तरफ जाने वाली जो बसें हैं उनका स्टॉपेज है और यहाँ से जो यात्री उतरते हैं उनके लिए यहाँ पर जेडीए ने एक सुविधा दी थी एस्केलेटर की, ताकि यहाँ से रोड पार करनी नहीं पड़े और एस्केलेटर के जरिए जो है भले ही बुजुर्ग हो, स्टूडेंट हो या फिर ऐसे व्यक्ति जो निशक्त जन भी हैं, वो अच्छे से अपनी जो आगे जाने का उनको रोड जो पार करना है वो अच्छे तरीके से कर सके। लेकिन कई समय से जो ये एस्केलेटर हैं वो बंद पड़े रहते हैं, यहाँ पर चलते नहीं हैं। जो लोग यहाँ से रेगुलर वॉक करते हैं, आते जाते रहते हैं, वो ये कहते हैं कि यहाँ पर इन एस्केलेटर को चलते हुए कभी देखा नहीं है। तो देखा आपने कि किस तरह से सड़क पार करने के लिए बना ये एक्सीलेटर लोगों के काम नहीं आ रहा है। अब जरा वजह भी जान लीजिए कि ये क्यों बंद पड़ा है। देखिए, एक सूचना जो है वो यहाँ पे लगा रखी है कि तकनीकी खराबी के कारण एस्केलेटर अभी बंद है और 20/6/2022 तक विदेश से सामान इसका आयात होगा और इसके बाद ही जाकर के इसका संचालन कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये हाल सिर्फ एक जगह का है। अब जरा टोंक फाटक का ही हाल देख लीजिए। मैं इस समय टोंक फाटक के फुट ब्रिज पर मौजूद हूँ, जो भी पिछले 1 महीने से बंद पड़ा हुआ है और लोगों के सुविधाओं के लिए काम में नहीं आ रहा है। जो लोग हैं वो यहाँ पर एस्केलेटर की सुविधाओं का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ से गुजर रहे हैं। आप लोग, ये एस्केलेटर चालू था, आप लोग चढ़ के आए हैं या फिर चढ़ के ही आया? अभी तो बंद था सर। बंद था? हाँ। कब से बंद रहता है? अभी से मैं आज ही आया हूँ, तो आज ही देखा है मैंने, आज बंद था। उधर से भी चढ़ने का अभी परेशानी उठानी पड़ी। अच्छा। और अभी बंद है, तो देखो हालत देख लो अपनी कैसी हो रही है। गर्मी हो रही है। गर्मी हो रही है। स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया था, सुविधा चालू नहीं दिखी आपको कभी? नहीं। अच्छा,
नहीं, एक बार ही दिखी थी, उसके बाद नहीं दिखी। कितने समय पहले आपने चालू देखा इसको? बहुत टाइम हो गया अब तो। अच्छा, तो कैसे परेशानी रहती है यहाँ पे स्टूडेंट्स जो आते हैं उनको? परेशानी होती है, चढ़ने में पैर रुक जाते हैं। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन चीजों की सुविधाएं राजधानी वासियों को मिलनी चाहिए थी, वो होते हुए भी उन्हें नहीं मिल पाती है। लोगों की सुविधा के लिए जो बने हुए हैं एस्केलेटर्स हैं, उनको यहाँ पर आम जनता की सुविधा के लिए स्थापित तो किया गया है, लाखों करोड़ों की लागत से इन्हें बनाया तो गया है जयपुर शहर के सौंदर्यीकरण और साथ ही साथ में शहर वासियों की सुविधा के लिए भी। लेकिन जब इनका उपयोग ही यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, तो फिर ऐसे में इस तरह की सुविधाओं को डेवलप करने के क्या मायने रह जाते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।